नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस। यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लास। आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अनअकैडमी के इस लर्निंग ऐप पे मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, अपने बारे में मैं बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। दोस्तों, आज अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों। सभी आज वो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा आप और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आप उनका सहयोग ले सकते हैं। एससी हिंदी पे दोस्तों जो भी सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। अब मैं आपको फीस का स्ट्रक्चर बता दूं कि यूपीएससी सीएससी हिंदी में दो तरह का कोर्स है। एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है, प्लस कोर्स में आपको क्या क्या सुविधाएं हैं दिया गया है एकेडमी के द्वारा। देख लीजिए, लाइव क्लासेज होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाएगी और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल दिया जाएगा। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है प्लस कोर्स में, 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 9,000 रुपये। 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 22,500 रुपये। 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 40,500 रुपये। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 49,500 रुपये। और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 72,000 रुपये। और 36 महीना का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 90,000। लेकिन अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का इस पे डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की जो फीस है वो 9,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 8100 रुपये। 3 महीने का जो फीस है 22,500 रुपये, वो 10% डिस्काउंट के साथ 20,250 रुपये। 6 महीने का जो फीस है 40,500, वो 10% डिस्काउंट के साथ 36,450 रुपये। 12 महीने मतलब 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 49,500 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 44,550 रुपये देना होगा। और अगर 2 साल के कोर्स मतलब 24 महीने के कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 72,000 रुपये देना होगा। लेकिन अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 64,800 रुपये इसके लिए देना होगा। इसी तरह 36 महीने मतलब 3 साल का जो कोर्स का फीस है वो है 90,000 रुपये। लेकिन अगर आप हमारे कोड का प्रयोग करेंगे AKS001, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 81,000 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि यह बहुत ही शानदार कोर्स है। यह उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर हैं। यह उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। अब सोच लीजिए कि आपको डेली लाइव क्लास दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे आपकी तैयारी जो है एक बहुत ही सार्थक दिशा में और एक बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगी, जिससे आप अपने मंजिल को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए दोस्त, आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए और आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए और आप एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है।
दूसरा जो कोर्स है इस पे दोस्त, वो है आइकॉनिक कोर्स। पीएससी हिंदी पे जो दूसरा कोर्स है वो है आइकॉनिक। अब आइकॉनिक में आपको क्या-क्या सुविधा मिलेगा? आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल पर्सनल कोच, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा। और आपको इस तरह आइकॉनिक में 8 तरह की सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म से मुहैया कराई जाएंगी। यह दोस्त आइकॉनिक जो कोर्स है यह उनके लिए है जो अभी-अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आइकॉनिक कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। देखिए, अब सोच लीजिए कि आपको इस इतनी सुविधाएँ दी जा रही हैं, आपको कहीं से कोई चूक नहीं हो सकती है। आप आराम से 3 साल तक आप अनअकैडमी से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि देखिए सिविल की जो तैयारी होती है वह 1-2 दिनों में नहीं होती है। इसके लिए लंबा वक़्त चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल चाहिए और इसके लिए अनअकैडमी का जो यह कोर्स है, यूपीएससी सीएससी हिंदी का आइकॉनिक कोर्स, यह बहुत ही बेहतर है उनके लिए। देखिए, फीस का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वह 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है 69,500 रुपए। 24 महीने मतलब 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है 1,07,000 और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है 1,41,000 रुपए। अगर आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगा और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, वो आपको 62,000 के लिए 10% छूट के साथ 62,250 रुपए देना होगा और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन में आपको 1,07,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 1,00,000 केवल आपको 96,000 रुपए देना होगा और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है 1,41,000 अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1,26,000 रुपए इसके लिए देना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में हम देखते हैं कि जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल फीस है। और सोचिए कोई नया बच्चा जो अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, वह 3 साल में बहुत कुछ सारा सीख जाएगा और वह इतना सीख जाएगा कि आने वाली कोई भी परीक्षा को कम्पीट कर सकता है। इसलिए दोस्त, आप लोग आइकॉनिक कोर्स से ज़रूर जुड़िए और आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से आप ज़रूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों को मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है 1 महीने का जो फीस रखा गया है, वो रखा गया है 5,000। 6 महीने का जो फीस रखा गया है, वो रखा गया है 22,500 रुपए। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है 27,500। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है 40,000 रुपए और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है 50,000 रुपए। लेकिन अगर आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको 5,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 1 महीने की फीस 4,500 रुपए देनी होगी। 6 महीने की फीस आपको 20,250 रुपए देनी होगी। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 27,500 की जगह पर आप अगर हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपए इसके लिए देना होगा। उसी तरह 24 महीने का जो फीस का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको 40,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 36,000 रुपए देना होगा और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, वह आपको 10% डिस्काउंट के साथ 45,000 रुपए इसको देना होगा। दोस्तों, यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप सोच लीजिए कि 4,500 रुपए में आपको
यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब इससे कम फीस पे कोई भी एकेडमी इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त, आप अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसका फायदा उठाइए तथा आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, इसके माध्यम से आप जरूर एडमिशन लीजिए। तो हम इसी के साथ चलते हैं विषय वस्तु पे। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधायिका में, आज हम पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल में हम पढ़ेंगे क्या? विधानमंडल में आज हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, जो मेंस की दृष्टि, प्रीलिम्स की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्त, आप हमारे क्लास को जरूर अटेंड कीजिए तथा आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, इसके माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्त। अब हम चलते हैं विषय वस्तु पे। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। क्या क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है क्या, कि संविधान के साथ, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र के साथ साथ, मतलब केंद्र में तो संसदीय व्यवस्था कायम ही है, राज्य में भी क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कि राज्य में भी क्या होगा, निर्वाचित सरकार होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री राज्यपाल अपनी सहायता के लिए क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। किसके अनुसार? मुख्यमंत्री के अनुसार। और वो सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार, एक जनतांत्रिक सरकार कायम होगी जो संसदीय परंपरा में होता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 163 के अनुसार, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। मतलब राज्य विधान परिषद किसमें है, अनुच्छेद 163 में। राज्य विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता करने के लिए, भाई राज्यपाल क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी सहायता के लिए अनुच्छेद 163 के अनुसार एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा जो उसके क्या करेगा, उसके कार्यों को करेगा, उसके कार्यों को करने में सहायता करेगा, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यद्यपि यह मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए गठित होती है, किंतु व्यवहारिक रूप में मंत्रिपरिषद ही राज्य का शासन चलाती है। क्या कर कहने के लिए तो यह जो मंत्रिपरिषद होती है, क्या किस लिए, राज्यपाल की सहायता करने के लिए, सलाह देने के लिए गठित की जाती है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो यही जो मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, यही क्या करती है, राज्य के शासन का संचालन करती है। भाई राष्ट्रपति क्या है, जैसे राष्ट्रपति, राज्य का राष्ट्रपति के नाम पे ही सरकार, प्रधानमंत्री सभी कार्यों को करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में शासन का प्रबंध कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। उसी तरह राज्यों में राज्यपाल कहने के लिए क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे सभी कार्य, राज्य के सभी कार्य जो होते हैं वह मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, चलाया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल के कुछ विवेकाधीन अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकार मंत्रिपरिषद को ही है। जिसे राज्यपाल के हम कल पढ़े थे, कल की क्लास में, कि राज्यपाल के कुछ विवेकाधीन अधिकार, जैसे
किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेना, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विषय विचारार्थ रख लेना, ये क्या है? राष्ट्रपति का क्या, राज्यपाल का क्या है? विवेकाधीन अधिकार। या तो किसी भी विधेयक को अपने पास आरक्षित रख लेना, वो भी उसका क्या है? विवेकाधीन अधिकार है। तो अगर इन अधिकारों को छोड़ दिया जाए, चाहे क्षमादान का अधिकार जो है, जुडिशियल पावर है, ये भी इसका विवेकाधीन है। वो केवल मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी सभी सजाओं में क्या कर सकता है? राज्यपाल कटौती कर सकता है। यह राज्यपाल का क्या है? विवेकाधीन शक्ति है। अगर इन शक्तियों को, अधिकारों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होता है? वो मंत्रिमंडल की सलाह पे ही राज्यपाल करते हैं। वस्तुतः केंद्र की तरह राज्यों का शासन भी अभी यही बताए कि जिस तरह कहने के लिए तो राष्ट्रपति का शासन चलता है, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वहां भी केंद्र में कौन शासन चलाती है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ही चलाते हैं। उसी तरह राज्यों में कहने के लिए तो राज्यपाल क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य का, लेकिन शासन व्यवस्था जो होती है वो मंत्रिपरिषद और के द्वारा ही चलाया जाता है, जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 164, बहुत पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछ देगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। मेंस में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन और आगे भी पूछा जा सकता है। अभी जो मेंस होने हैं, मेंस होने हैं, यूपी पीसीएस का मेंस होना है, बिहार का पीटी होने जा रहा है उसका मेंस होगा, और यूपीएससी का मेंस होगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है, ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि एक राज्यपाल एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 164 में। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की वो नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि एक राज्यपाल एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह से वह मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, मतलब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यदि राज्य विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा सबसे बड़े दल या विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए किसी संयुक्त मोर्चे या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते। क्या कर रहा है? यह राज्यपाल की क्या है? विवेकाधीन शक्तियां हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब राज्यपाल बहुत मजबूत हो जाता है। मान लीजिए कि विधानसभा में चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला या कोई भी ऐसा गठबंधन नहीं है जो पूर्ण बहुमत की तरफ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं? वह किसी को भी मुख्यमंत्री राज्यपाल वहां पे नियुक्त कर सकता है अगर राज्यपाल को लगता है कि यह व्यक्ति, किसी को मतलब क्या, वही जो निर्वाचित लोग हैं उन्हीं लोगों में से अगर राज्यपाल को यह लगता है कि यह दल क्या कर सकता है, बहुमत सिद्ध कर सकता है, तो वह उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है। अब मंत्रियों का चयन, ये तो मुख्यमंत्री का चयन है, अब मंत्रियों का चयन हम देखते हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है। वह मंत्रियों के नामों और विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हों इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। पता है क्या कि मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री का चयन कर देता है राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अनुसार, तो
वह क्या करता है, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का नाम और विभागों का नाम राज्यपाल को देता है, उसकी सूची सौंपता है, और मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हों इसका भी निर्णय कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। लेकिन 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया, उसमें कहा गया है कि अब कितने होंगे, सदस्यों के 15% से ज्यादा, सदस्यों के 15% से ज्यादा सदस्य मंत्री के रूप में नहीं बनाए जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। वही ये कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन जो है 91 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन मतलब लोकसभा एवं राज्य विधानसभा को कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या का मतलब है, 91वां संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन मतलब क्या होना चाहिए, निचले सदन मतलब कि राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा क्या होता है, निचला सदन होता है। निचले सदन के निचले सदन के सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब लोकसभा और विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15% से ज्यादा को मंत्री के रूप में नहीं नियुक्त किया जा सकता है, 15% ही से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि बहुत से राज्य जैसे मान लीजिए कि यूपी है, यहाँ पे कितने हैं, 403 विधायक हैं। यहाँ पे मंत्रिमंडल क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन मान लीजिए कि बहुत से छोटे प्रदेश हैं, जैसे गोवा हुआ, चाहे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, जहाँ पे 40 हैं, 30-40 हैं, 50 हैं, कम सदस्य हैं, तो वहां पे कहा गया है कि अधिकतम जो है वो तो 15% होना ही चाहिए, ये तो कानून नियम है। लेकिन न्यूनतम में भी कम से कम 12 से मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री होने ही चाहिए। मतलब 12 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रियों से कम मंत्रिपरिषद के भी सदस्य नहीं होने चाहिए। यही कारण मुख्यमंत्री सहित, जैसे मान लीजिए कि अब गोवा में क्या है, 40 विधायक है, तो वहां भी कम से कम जो मंत्रालय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा उसमें मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 सदस्य होने ही चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 15% का तो उल्लंघन हो गया, लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, क्योंकि विभाग तो बहुत से होते हैं, तो राज्य के प्रबंधन को उचित तरह से चलाने के लिए कम से कम 12 सदस्यों का मंत्रिपरिषद में होना अनिवार्य है। अब मंत्री पद की क्या अहर्ताएं हैं, योग्यताएं, मंत्री पद की क्या योग्यताएं हैं, क्या अहर्ताएं हैं, यही देखते हैं। संविधान में मंत्रियों की अहर्ताओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 164 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 164 का 4 जो कहता है ये किस लिए है, मंत्री पद की क्या योग्यताएं होंगी, क्या अहर्ताएं होंगी, इसको निश्चित करता है। जिसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। क्या मतलब, वही हुआ कि मान लीजिए क्या है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं जो क्या है, जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लेकिन मंत्री तो उसको बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर क्या है, उसको किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। मतलब राज्य विधानमंडल के, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद जहाँ है, उसका सदस्य होना उसको अनिवार्य है। अगर 6 महीने के अंदर वह सदस्य नहीं बनता है तो उसका पद स्वतः ही समाप्त। इस तक कथन
के आधार पर मंत्री पद की दो अहर्ताएं समझी जा सकती हैं। पहला, मंत्री बनने के लिए या आवश्यक है, भाई मान लीजिए क्या है कि 6 महीने के लिए तो बना सकते हैं राज्यपाल, लेकिन इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यही स्पष्ट होता है कि मंत्री बनने के लिए दो योग्यताओं का होना ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है, मंत्री के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का एक सदस्य होना हो। मैं अभी जो बताया हूं, मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का वो क्या हो, सदस्य हो। दूसरा, कि यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो तो भी वह अधिकतम 6 महीनों के लिए मंत्री रह सकता। भाई क्या हो गया, तो दो तरह की क्राइटेरिया हो गई ना। एक तो ये है कि दोनों, अगर मान लीजिए कि कहाँ जहाँ पे उच्च सदन भी है, मतलब विधान परिषद है, दोनों सदनों के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य हो उसको मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर राज्यपाल चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं जो क्या होगा, 6 महीने तक वो अपने पद पे रह सकता है, अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी है तब। यह तो दो दो क्राइटेरिया हो गया। अब हम देखेंगे कि मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती हैं, मतलब कितने तरह के मंत्री होते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। अभी हम लोग पढ़े थे कि केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें भी 3 तरह के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। या कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री में ही राज्य स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और उप मंत्री थे। यहाँ भी मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं, 3 श्रेणियां। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, और दूसरे राज्य मंत्री, और तीसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 3 तरह के मंत्री यहाँ पे होते हैं। अब कैबिनेट देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं कि किसमें कौन होता है। कैबिनेट के सदस्य जो होते हैं, कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया है। क्या हुआ, शासन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कौन, मंत्रिपरिषद में से कैबिनेट के सदस्य। कैबिनेट में मतलब किसको रखा जाता है, केवल कैबिनेट मंत्री को, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं उन्हीं को कैबिनेट में रखा जाता है। तो कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और इन्हीं के द्वारा सामूहिक रूप से क्या किया जाता है, शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पे जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। दूसरे जो स्तर पे मंत्री होते हैं ये राज्य मंत्री होते हैं, जो किसी कैबिनेट मंत्री के कार्य में सहायता। क्या कार्य कि भाई सबसे ऊपर तो कैबिनेट होगा, कैबिनेट जो होगा क्या, विभागों के प्रमुख होते हैं और शासन के लिए वो शासन की सामूहिक रूप से वो शासन की नीति का निर्धारण करते हैं और उनकी सहायता के लिए, इन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्रियों का निर्माण किया जाता है, जो उनके कार्यों में क्या करते हैं, सहायता देते हैं। और तीसरे श्रेणी के जो मंत्री होते हैं उनको कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये मंत्री जो होते हैं, जो तीसरे प्रकार के जो मंत्री हैं, ये जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, ये मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन न रहकर किसी विभाग के दायित्व स्वतंत्र रूप से ये संभालते। कहने का मतलब क्या हुआ, ये कैबिनेट मंत्री तो नहीं होते हैं। तीसरे प्रकार के जो मंत्री हैं जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, यह कैबिनेट मंत्री का जिनको दर्जा नहीं है, लेकिन यह अपने विभागों के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, स्वतंत्र प्रभार इनके पास रहता है। मतलब यह किसी कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम नहीं करते हैं, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
अब हम देखेंगे कि मंत्रियों के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उससे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस संबंध में उपबंध नहीं करता है, तब तक मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे। अनुच्छेद 164(5) कहता है। क्या कह रहा है कि वेतन और भत्ते जो मंत्रियों को दिए जाते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल विधि द्वारा करता है। मंत्रियों के वेतन, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते क्या होंगे, इसका निर्धारण राज्य विधि विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर समय समय पर किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब तक राज्य विधानमंडल इस संबंध में कोई उपबंध नहीं करता है, मतलब कोई विधि नहीं बनाता है, तब तक मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो हैं दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे। यह कहता है अनुच्छेद 164(5). दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन और भत्ता ही तो है। द्वितीय अनुसूची जो है वो क्या है? वेतन और भत्ते उस अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार इन सदस्यों को, मंत्रिमंडल के सदस्यों को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा जब कानून बनाकर इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कर दिया जाएगा, तो वह उसके हिसाब से उसको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह कहा गया है अनुच्छेद 164(5) में। अब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, प्रायः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह माना जाता है कि मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। वैसे तो कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो होगा वो क्या होगा? 5 वर्ष का। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद जो है वह बीच में ही अपना बहुमत खो देती है, अगर विधानसभा में सरकार अपना बहुमत खो देती है तो क्या करना होता है? उसको इस्तीफा देना होता है। इस तरह क्या होता है कि यह सरकार जो होती है अपने कार्यकाल से पहले ही वह विघटित हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 365 के अंतर्गत, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद क्या भंग हो जाता है? 356 के अनुसार, अनुच्छेद 356, 365 नहीं, 356 इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसको एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये है 356। क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि राज्यपाल को यह लगता है, राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य में जो है वो शासन की मशीनरी जो है वो संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रही है, या तो जो सरकार जो है वो संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रही है, या राज्य जो सरकार है वह क्या किया है? अपना बहुमत खो चुकी है, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है, वह उसको पावर है। अगला है कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भी राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री को यह लगता है कि मुझे नई कैबिनेट का निर्माण करना चाहिए, तो वह राज्यपाल के द्वारा उस मंत्रिपरिषद को भंग कराकर नए मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है।
तो हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। ये तो हम लोग मंत्रिपरिषद पढ़ लिए, मंत्रिपरिषद के क्या पढ़ लिए, मंत्रिपरिषद के कार्य पढ़ लिए, मंत्रियों के प्रकार पढ़ लिए, उनके वेतन भत्ते पढ़ लिए, उनका कार्यकाल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह सरकार का मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा वह वास्तविक कार्यपालक अधिकारी भी होता है। राज्य में मुख्यमंत्री का पद केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समान होता है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य में जो सरकार जो होती है उसका क्या होता है, प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो तो राज्यपाल होता है, लेकिन जो सरकार चलती है उसका प्रधान कौन होता है, प्रमुख मुख्यमंत्री होता है तथा वह वास्तविक कार्यपालक अधिकारी भी। कहने के लिए तो सरकार राज्यपाल की सहायता से चलती है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालक होता है वह होता है मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मुख्यमंत्री का पद केंद्र में क्या होता है, प्रधानमंत्री के समान है। भाई जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बिहाफ पर शासन करता है, उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के बिहाफ पे शासन करता है। अब अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र। क्या कह रहा है, मतलब अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री होगा, राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। लेकिन राज्यपाल इसमें स्वतंत्र नहीं है। ये नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे। निर्वाचित अगर जो दल है, विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होती है उसको क्या करते हैं, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने नेता का चुनाव किया जाता है, उसको क्या करते हैं, वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। वहां हाँ, राज्यपाल कब अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं, अगर राज्यपाल को यह लगता है कि विधानसभा में किसी भी दल या किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तब वह अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो उनको लगता है कि वह विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है। लेकिन अगर बहुमत किसी पार्टी को बहुमत मिला हुआ है तो वह उसकी बहुमत की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, अपनी मनमौजी नहीं कर सकते। यह राज्यपाल को पावर नहीं मिला है। अब राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को क्या करते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसी मामले में यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल का या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते। क्या कह रहा है कि राज्यपाल ही क्या करता है, मुख्यमंत्री को और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। अगर किसी मामले में अगर यह कहा जाए कि या किसी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल क्या करते हैं, सबसे बड़े दल के जो सबसे बड़ा दल जो है उसके नेता को बुलाते हैं और बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं तथा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त करते हैं तथा उसे एक समय के अनुसार क्या करते हैं कि वह विधानसभा के अंदर बहुमत सिद्ध करे। इस स्थिति में राज्यपाल उसे एक निश्चित अवधि में सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं, जो भी बताया है। अब हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री के क्या कार्य एवं शक्तियां हैं। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसे भी जानना चाहिए। आप लोगों को फिर नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त।
आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इन चैप्टरों से अब देखिए राज्यपाल हुआ, विधानमंडल हुआ, विधान परिषद हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, उच्चतम न्यायालय हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति, वहां से यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस सभी जगह पूछे जाते हैं। इसलिए यह चैप्टर क्या होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए अब पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो पॉलिटी में तो आपको ऐसे भी जानना चाहिए मुख्यमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किस अनुच्छेद में है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल के क्या अधिकार होते हैं, मुख्यमंत्री क्या अधिकार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, ये तो ऐसे भी जानना चाहिए। आपसे तो यह अपेक्षा किया ही जाता है, एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोगों से यह अपेक्षा किया ही जाता है कि वह इन सब चीजों को जाने, तो इसको ऐसे भी जानना चाहिए। और दूसरी चीज कि परीक्षा में भी यहीं से क्वेश्चन टेकअप किए जाते हैं, यहीं से बनाए जाते हैं, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, जहां भी पॉलिटी के सवाल होते हैं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, यही से पूछे जाते हैं। और यह परीक्षा में क्या होता है, एक पॉलिटी जो है एक महत्वपूर्ण भाग होता है, आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आज जिस तरह कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आप किसी भी एक क्षेत्र को नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो आप परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आपको सभी क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल आप पढ़िए और मेरे क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, तथा आप हमारे कोड के द्वारा AKS001 जो हमारा कोड है उसको द्वारा आप लोग एडमिशन लीजिए, जिससे आपका और हमारा साथ एक लंबा चल सके इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और हम आपको सेवा दे सकें बेहतर, और आप उसका लाभ उठा। चलिए अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। अब मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। पहला, मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं और कार्य हैं, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य, और राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में। सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। भाई क्या होता है मुख्यमंत्री क्या होता है, पीछे हम लोग पढ़े हैं, राज्य का जो मंत्रिपरिषद होती है इसका वो प्रमुख होता है, और उन प्रमुख होने की हैसियत से उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं। पहली शक्ति जो है कि राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। अब ये नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी मंत्री बना दे। मान लीजिए कि भले ही मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री के रूप में चाहता है जो क्या है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, उसको भी अगर वह उसके नाम की सिफारिश करता है तो राज्यपाल को उसे मंत्री बनाना पड़ता है। मतलब राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बना सकते हैं जिनके नामों की सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, वो अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यह मुख्यमंत्री का अधिकार है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, और ये तो विभाग दिया ही जाए, अगर वह उसको लगता है कि कोई मंत्री अपने विभाग में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो वह उनके विभागों में फेरबदल भी कर सकता है। यह भी अधिकार दिया गया है किसको, मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री को है। तीसरा, मतभेद होने पर, तीसरा कह रहा है मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है।
या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे। अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा मुख्यमंत्री नाराज है या मतभेद उत्पन्न हो गया है या मुख्यमंत्री को यह लगता है कि जो मंत्री हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, वह अपने संवैधानिक दायित्व से कार्य निर्वहन सही रूप से नहीं कर रहे हैं, तो वह क्या कर राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए परामर्श दे सकते हैं। वह राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए परामर्श दे सकते हैं। यह मुख्यमंत्री का क्या होता है? अधिकार। चौथा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या होता है? तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं। देखिए, कंफ्यूजन इसमें होने की जरूरत नहीं है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, और मंत्रिमंडल में क्या होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। और दोनों का, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों की बैठकों का क्या करता है? वो अध्यक्षता करता है। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरी जो शक्ति है। भाई, पहली क्या थी? मुख्यमंत्री की शक्ति थी मंत्रिपरिषद के संबंध में। अब दूसरी राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल के संबंध में उसकी क्या शक्तियां हैं मुख्यमंत्री की? मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की एक कड़ी के रूप में क्या कहता है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी है। अगर मंत्रिपरिषद के किसी भी कार्य के बारे में बताना होगा राज्यपाल को, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री ही बताएंगे। या राज्यपाल को किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य या किसी विभाग के बारे में कोई जानकारी मांगनी होगी, तो वह किसके द्वारा मांगेंगे? वह मुख्यमंत्री के माध्यम से ही मांगेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री जो होता है वह एक लिंक का काम करता है। मतलब राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक लिंक, एक कड़ी का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य। दूसरा है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित विषयों पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। यह संविधान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य माना है कि राज्य के प्रशासन के द्वारा या विधान से संबंधित जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है उसका क्या हो, उस निर्णयों की सूचना राज्यपाल को कौन दे? मुख्यमंत्री दे। यह मुख्यमंत्री के कार्य है। यह मुख्यमंत्री के कार्य है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी किसको दे? राज्यपाल को। तीसरा, कि यदि किसी विषय पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो इस संबंध में, किंतु मंत्रिपरिषद ने अब तक उस पर विचार नहीं किया हो, तो राज्यपाल द्वारा इस संबंध में अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा निर्णय है जिसका निर्णय मंत्रिमंडल ने ले लिया है, मतलब मंत्री ने ले लिया है, कैबिनेट मंत्री ने कोई ऐसे निर्णय को ले लिया गया है, लेकिन अभी मंत्रिपरिषद के द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को यह कह सकते हैं कि वह क्या करे? उस विचार को, उस मंत्री के उक्ति को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे और उस पर विचार करे। यह अधिकार है। अगला है कि मुख्यमंत्री राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। देखिए भाई, क्या है, राज्यपाल भले ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह जो भी कार्य करता है कुछ अपने विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर तो वह सब में क्या करता है? मुख्यमंत्री की राय से करता है। जैसे मान लीजिए
कि राज्य के जो कुछ पदाधिकारी हैं, जैसे महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित हो, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित हो, जिला जजों की नियुक्ति से संबंधित हो, इसमें क्या करते हैं राज्यपाल? राज्यपाल मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है उनकी नियुक्ति के लिए, तब राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की एक शक्ति ये भी हो गया राज्यपाल के संबंध में, क्या कि अन्य विभाग, अन्य अधिकारियों की, राज्य के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति में सलाहकारी की भूमिका, वो सलाह देता है राज्यपाल। अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं। राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने के संबंध में सलाह देता है। मुख्यमंत्री क्या करता है कि राज्य विधानमंडल का सत्र कब शुरू हो और उसका समापन कब हो, इसका निर्णय भी करने का जो वो है संबंध में मुख्यमंत्री आश्वासन किसको देता है, सलाह देता है, किसको? राज्यपाल को। मतलब देखिए, आदेश नहीं दे सकता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकता है। इसलिए नहीं दे सकता कि राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, उसको केवल सलाह ही दे सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री सहित क्या है, एक सलाहकारी भूमिका में होते हैं। राज्यपाल की लोग सहायता करते हैं कार्य के संचालन में। तो यह सलाह देता है किसके लिए, राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना हो, मतलब शुरू करना हो और समापन करना हो, इसके लिए वह राज्यपाल को सलाह देता है। अगला है कि वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री को यह लगता है कि राज्य विधानसभा को विघटित कर दिया जाए, किससे, जैसे मान लीजिए कि बहुमत न हो, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वह कह सकता है, राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है कि वह सरकार को क्या कर दे, विघटित कर दे, विधानसभा को विघटित करके नए चुनाव की घोषणा कर दे। राज्य का मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा। ठीक, राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है, कैबिनेट का प्रमुख होता है अपने। इसीलिए जो भी सरकार के विधानसभा के जो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, नीतियों का निर्धारण किया जाता है, उसको विधानमंडल के विधानसभा के पटल पे रखने का कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है अपनी नीतियों के बारे में। अब राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में, राज्य के महाधिवक्ता केंद्रीय स्तर पर भारत में महान्यायवादी के समान ही राज्य में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है कि राज्य में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति किए करेंगे कौन, राज्यपाल, जो क्या करेगा, ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा, जो राज्य से जुड़े मामलों की सुनवाई पर बहस करेगा, कहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर, ये सरकार का पक्ष रखे। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी बताया ही, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अर्थात उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। क्या कह रहा है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद का धारण करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कर रहे हैं कि इसका जो कार्यकाल होता है, महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है, यह निश्चित नहीं है। इसका निर्धारण कौन करता है,
राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। महाधिवक्ता के कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और उसके कार्यों के लिए उसे क्या प्राथमिक वेतन और भत्ते मिलेंगे इसका भी निर्धारण राज्यपाल। अब हम देखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्य हम लोग देख चुके थे, अब महाधिवक्ता के कार्य देख रहे हैं। महाधिवक्ता और महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्ति क्या होते हैं। महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियां। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तो महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य का क्या है, विधिक, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। जैसे मान लीजिए अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के कार्य पढ़ लिए, विधायिका के कार्य, विधानसभा से, राज्यपाल से संबंध में, विधान मंडल के संबंध में हम लोग देख लिए। अब तीसरा हम लोग दूसरा देख रहे हैं, नया टॉपिक है महाधिवक्ता। अब महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता के क्या कार्य हैं और क्या शक्तियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियां, ये भी मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। यह महाधिवक्ता जो होता है यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इस रूप में उसका कर्तव्य है कि राज्यपाल द्वारा किसी विधि संबंधी विषय पर परामर्श मांगे जाने पर वह उसे परामर्श देगा। क्या मतलब हुआ, महाधिवक्ता का कार्य जो है, महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह सरकार का पक्ष रखता है, कहाँ पे, कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर यह सरकार का पक्ष रखता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसका काम क्या, कर्तव्य है कि अगर राज्यपाल किसी विषय संबंधी विषय पर महाधिवक्ता से क्या करते हैं, परामर्श मांग सकते हैं, यह उसका अधिकार है। अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में की गई सुनवाई में शामिल होने का अधिकार। क्योंकि महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य का विधिक अधिकारी होता है, तो राज्य के संबंधित अगर कोई भी मामला किसी भी कोर्ट में है, सुनवाई होती है, तो उस सुनवाई में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है किसको, महाधिवक्ता। साधारण नियम यह है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए विषयों या विवादों में महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में क्या होता है, उपस्थित होता है। अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी विवाद, कोई भी विषय आया है, तो महाधिवक्ता क्या करता है, राज्य की ओर से न्यायालय में उसकी पैरवी करता है, उसकी ओर से न्यायालय में वह उपस्थित होता है और न्यायालय के प्रश्नों का वो जवाब देता है। इसके राज्य के बिहाफ में, राज्य की तरफ राज्य सरकार ने जिस मामले में उसकी सलाह ली है उसमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता। जिसे मान लीजिए कि महाधिवक्ता क्या सलाहकारी भूमिका में होता है, अगर सरकार किसी मामले में उसकी सलाह ली है तो वह अपनी सलाह तो दे दिया है, तो वह राज्य के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता है, वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता। अगला है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामलों में के अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है और न ही किसी कंपनी के निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता। मतलब अगर राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को, न्यायिक व्यक्ति जो है, जानकार व्यक्ति, न्यायिक जानकार व्यक्ति को अगर महाधिवक्ता का पद पर आसीन किया गया है, तो वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी ऐसे मामले की सुनवाई पर बहस नहीं कर सकता है जो व्यक्ति क्या हो, आपराधिक मामलों से जुड़ा, आपराधिक मामले के अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है और न ही वह किसी कंपनी के निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति को स्वीकार सकता है। मतलब क्या होता है, कंपनी में क्या बनाया जाता है, कोई भी कंपनी
किसी बड़े अधिवक्ता को क्या करती है, अपना निदेशक नियुक्त करती है, अपने सलाहकार रखती है। तो अगर मान लीजिए कि किसी राज्य के द्वारा महाधिवक्ता को नियुक्त किया गया है, तो वह सरकार की अनुमति के बिना वह किसी कंपनी का निदेशक का पद भी स्वीकार नहीं कर सकता, वह उस पद पे रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया महाधिवक्ता के कार्य, और अब हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। अब हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए मंत्रिपरिषद के कार्य और उसकी शक्ति। दूसरा पढ़ लिए मुख्यमंत्री के कार्य और उसकी शक्ति, उसकी नियुक्ति। और तीसरा हम लोग पढ़ लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति, उसका कार्य और उसकी शक्ति। ये हम पढ़ लिए 3 चीज जो मेंस की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम चौथा पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। चौथा हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की क्या होती है, विधायिका होती है। और राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। मतलब राज्य विधानमंडल का जो निर्माण होता है, जैसे संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, उसी तरह विधानमंडल का जो निर्माण होता है वह विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं विधानसभा। संविधान 170 के अनुसार कह रहा है कि संविधान 170 के अनुसार, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 170 में यह निर्धारण किया गया है संविधान में कि राज्य के विधानसभाओं की अधिकतम जो संख्या होगी सदस्यों की वो 500 होगी और न्यूनतम 60 होगी। लेकिन भाई अधिकतम तो अभी तक नहीं गया है, लेकिन न्यूनतम में अपवाद स्वरूप गोवा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहां पे क्या कहा गया है, 40 है, क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण वहां पे विधायकों की संख्या, सिक्किम खास करके, सिक्किम और गोवा इसमें क्या है, अपवाद है, उनको अपवाद में रखा गया है। इसीलिए आपको इस पे होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो अपवाद है, अपवाद को रखा अलग ही रखा जाता है, ठीक है। तो अधिकतम जो संख्या होगी वो 500 होगी और न्यूनतम जो संख्या होगी वो 60 होगी, इतनी निर्धारित किया गया है। राज्य विधानमंडल में आवंटित सीटें क्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। बहुत बार पीटी में पूछा, बहुत बार पीटी में पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल या लोकसभा संसद के सदस्यों की जो आवंटित जो सीटें हैं वह किस जनसंख्या के आधार पे है, तो 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया। और ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो पीटी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जबकि राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। क्या मतलब है, राज्य विधानसभा के अंदर जो सीट है, सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, 2025 तक कहा गया है। और जो विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर आवंटित जो सीटें हैं 1971 की जनसंख्या के आधार पे है, जनगणना 1971 की जनगणना के आधार पे निर्धारित किया गया है। लेकिन विधानसभा के क्षेत्रों का जो पुनर्गठन किया गया है वह 2001 की जनगणना के 84वें संविधान संशोधन 2001, 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीट वर्ष 2026 के बाद
होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनर्निर्धारित की जाएगी। वही बताए हम कि क्या कहा गया है कि 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, उसके अनुसार कहा गया है कि विधानसभा के लिए आवंटित जो सीट है, इस सीटों का पुनर्निर्धारण कब किया जाएगा? 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 2026 तक सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको वही रखा जाएगा। मतलब 2026 तक। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि 2000 की आवंटित जो सीट हैं उनको यथास्थिति बनाए रखने के लिए कब तक निर्धारित किया गया है? 2026 तक। 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर सीटों का क्या किया जाएगा? पुनर्गठन किया जाएगा या पुनर्निर्धारण किया जाएगा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है, अगला है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति कर सकती। भाई क्या है, अगर राज्य की विधानसभा अगर विधान परिषद के लिए मांग करती है तो संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह क्या करे, उस राज्य में विधान मंडल का गठन कर सकती है। अगर राज्य सरकार उसको समाप्त करने के बारे में कहती है तो वह उसको समाप्त कर सकती है। यह अनुच्छेद 169 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद इस विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित करती है, परंतु संसद ऐसा तभी कर सकती है जब उसके लिए क्या करे, राज्य विधानमंडल इसके लिए परामर्श दे। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन और विधान परिषद का समापन दोनों है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन और विधान परिषद का समापन दोनों है। कह रहा है कि अगर 169 अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद क्या करती है, विधान परिषद का निर्माण करती है बहुमत के आधार पर, लेकिन इसके लिए तभी कर सकती है जब इसके लिए राज्य क्या करे, तो राज्य विधानमंडल अपनी विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करते। मतलब क्या हुआ कि जिस राज्य के द्वारा विधान परिषद की मांग की गई है, अगर उस राज्य की विधानमंडल द्वारा उपस्थित 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित किया जाता है उसके पक्ष में या उसके समापन के लिए, तो उस पे क्या करता है, तो उस पे संसद उस पे अपना बहुमत देती है, प्रस्ताव को पारित कर, तब जाके संसद उस पे उसका निर्धारण करती है। किसका? राज्य विधान परिषद का निर्धारण और विघटन दोनों करती है अनुच्छेद 169 के तहत। जब संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो क्या करती है संसद, उसमें निर्धारण करती है 169 के द्वारा, अनुच्छेद 169 के द्वारा वह क्या करती है, राज्य में विधान परिषद का निर्माण करती है और उसका विघटन भी कर सकती है। विधान परिषद की संरचना क्या होता है, विधान परिषद जो होता है वो किसी भी राज्य का उच्च सदन होता है। विधान परिषद की संरचना संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। क्या मतलब होगा, विधान परिषद जो है क्या होता है, ये राज्य का उच्च सदन होता है, यह विधानमंडल का उच्च सदन है
और इसके जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। भाई इसमें भी क्या होता है, सेम वही चीज होता है जो राज्यसभा चुनाव में होता है। इसमें भी एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ये भी चुने जाते हैं। इनके अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3। कहने का मतलब क्या होगा, विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी विधान परिषद के, वो कम से कम 40 सदस्य की होगी। और ऐसे क्या गया, अधिक से अधिक कहा गया है कि जितने सदस्य हैं विधानसभा के उसका 1/3 सदस्य, उसके 1/3 सदस्यों से मिलकर क्या बनती है, बनेगी विधान परिषद। मतलब 1/3 सदस्य होंगे विधान परिषद में। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में नियम अब तो समाप्त हो गया है, अब तो यह धारा ही समाप्त हो गया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, भारत का अभिन्न अंग पहले भी था, लेकिन कुछ उसको संविधान में कुछ अधिकार प्राप्त थे जिसको अब समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों का आंशिक रूप से मनोनयन तथा आंशिक रूप से निर्वाचन होता है, मतलब दोनों किया जाता है। भाई राज्यपाल के द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं और इनका निर्वाचन भी होता है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। जैसे क्या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वैसे ही विधान परिषद के भी सदस्यों का चुनाव होता है। इसके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसके सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से किया। पहला, कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित हो। क्या कहता है, जो विधान परिषद होंगे उसके 1/3 सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति जो होगी, उनका जो चुनाव होगा किसके द्वारा होगा, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय जो संस्थाएं हैं जिले में, उनके द्वारा किया जाएगा। उनके आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा 1/3 सदस्यों की नियुक्ति होगी और 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1/3 जो सदस्य चुने जाएंगे वो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं, उन पे आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा 1/3 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और 1/12 सदस्य, कुल का 1/12 जो सदस्य होंगे वह विश्वविद्यालयों स्नातक क्षेत्रों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। देखिए क्या होता है, 1/12 जो सदस्य होते हैं उनके लिए रखा गया है कि उनको स्नातक जो लोग होंगे जिनका नाम होता है, एक अलग से लिस्ट बनती है जिसमें स्नातक लोग, कुछ लोग शामिल होते हैं, और विश्वविद्यालय के से जुड़े हुए लोग होते हैं। 1/12 सदस्य की नियुक्ति वहां से की जाती है। और 1/12 का जो होता है निर्वाचन होता है वो माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और 1/6 सदस्यों का राज्यपाल क्या करते हैं, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों से मनोनयन करते हैं। ठीक है, 1/12 सदस्य की जो नियुक्ति होती है, जिससे क्या हो गया, देखिए 1/3 सदस्य, 1/3 जो होते हैं वो नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं।
1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 1/12 जो सदस्य होते हैं वो विश्वविद्यालयों के स्नातक को द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 1/12 जो सदस्य होते हैं वो माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 1/6 जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्र के जानकारों को नियुक्त किया जाता है। इस तरह विधान परिषद का गठन होता है। अब विधान परिषद के सदस्यों की अहर्ताएं क्या है, योग्यताएं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब उसकी न्यूनतम जो आयु होना चाहिए क्या होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। उसे राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। मतलब ये नहीं है कि क्या करें, किसी को भी बना दिया जाए, किसी दूसरे प्रदेश को सदस्य को नहीं। विधान परिषद का सदस्य वही होगा जो विधानसभा का, जो वर्तमान वहां विधानसभा है, वो किसी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का क्या हो, मतदाता होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है जिसे संसद के कानून द्वारा क्या किया गया हो, अयोग्य घोषित किया गया हो। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। क्या मतलब कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति, आपराधिक छवि का व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता है जिसको क्या किया गया है, कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उसको नहीं बनाया जा सकता है विधान परिषद का सदस्य। और कोई व्यक्ति एक साथ राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता, वह किसी में से एक का ही सदस्य हो सकता है। अगर एक सदस्य है और दूसरे में उसका निर्वाचन होता है तो एक से उसको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। अब हम देखेंगे विधान परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्यों का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्य संचालन करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद का कार्य संचालन करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति परिषद के सदस्यों के द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, जिसे सभापति और उपसभापति। मतलब विधानसभा के कार्यों के संचालन के लिए जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने ही बीच से एक अध्यक्ष और मतलब एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। सदन में अनुशासन तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना सभापति एवं उपसभापति का क्या है, कार्य होता है। विधान परिषद की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों का उपस्थिति होना अनिवार्य है। मतलब क्या हुआ, विधान परिषद के संचालन के लिए कम से कम उसके सदस्यों का 1/10 सदस्य जो होने चाहिए वो उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी उसमें विधान परिषद में क्या होगा, कार्यों का संचालन होगा। मतलब गणपूर्ति की जो संख्या रखी गई है, कितना रखी गई है, 1/10 रखी गई है। संसद में भी यही रखी गई है और यहाँ भी यही रखी गई है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है, तो 1/10। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं व नए सदस्य चुन के आते हैं। ठीक राज्यसभा की तरह क्या होते हैं, विधान परिषद के भी सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और प्रत्येक 2 साल बाद, जैसे राज्यसभा में होता है वैसे ही प्रत्येक 2 साल बाद इसके भी सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुन के आते हैं। इस तरह क्या होता है कि राज्य विधान परिषद का भी विघटन कभी नहीं होता है। राज्य विधान परिषद का विघटन कभी नहीं होता है। सदन है। इस तरह राज्य विधानसभा क्या है, राज्यसभा के समान
एक अस्थाई सदन है जो कभी विघटन नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। अब राज्य विधान परिषद की शक्तियां एवं कार्य देखते हैं। विधान परिषद की शक्तियां विधानसभाओं में से अत्यधिक कम है। मतलब क्या हुआ, विधान परिषद की जो शक्ति है वह विधानसभाओं से काफी कम होती है। इसलिए विधान परिषदें विधानसभाओं द्वारा किए गए कार्यों को केवल विलंबकारी बना सकती हैं। क्या करती हैं कि मान लीजिए कि कोई विधेयक जो विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, उसको यह क्या करती है, केवल उसको अटकाने का काम कर सकती हैं, उसको विलंब कर सकती हैं, यही इनके पास शक्ति है, केवल उसको रोक नहीं सकती हैं। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। मतलब केवल उसमें विलंब कर सकती है। पहली बार 3 महीने तक और दूसरी बार 1 महीने तक के बाद विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित करके विधान परिषद में भेज दिया गया है, तो विधान परिषद उसको ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक ही रोक सकती है। पहली बार 3 महीने तक और दूसरी बार 1 महीने तक। अगर इस दौरान वह पास करके वापस नहीं भेजती है विधानसभा को, तो वह बहुमत क्या होगा, वह विधेयक ऑटोमेटिक पास समझा जाएगा, कि यह मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों के द्वारा इसको पारित कर दिया गया है। दूसरा चीज है कि धन विधेयक को में तो क्या कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और वह उसमें कुछ अपना परामर्श दे सकती है, लेकिन परामर्श मानना या ना मानना यह विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। इस अवधि के बाद धन विधेयक को क्या मान लिया जाता है, यह मान लिया जाता है कि यह पारित हो चुका है। तो हम पढ़ेंगे विधानसभा के कार्य, उसकी नियुक्ति और शक्ति। देखिए एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ लिए, मुख्यमंत्री पर विधान मंत्री परिषद पढ़ लिए, मुख्यमंत्री पढ़ लिए, महाधिवक्ता पढ़ लिए, विधान परिषद पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विधानसभा। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह परीक्षा की दृष्टि से। अब हम पढ़ते हैं विधानसभा। हम देखेंगे क्या, विधानसभा का गठन और उसके कार्य। विधानसभा राज्य विधानमंडल का क्या है, लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। सेम वही चीज है जो लोकसभा का है। लोकसभा में क्या होता है, संसद का लोकप्रिय सदन होता है। उसी तरह विधानसभा जो होता है वह विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके भी जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनकर आते हैं। अब हम देखेंगे, और यह क्या होता है, यह भी लोकसभा की तरह निम्न सदन है, निम्न सदन होता है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या है, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं, पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम क्या हो, 25 वर्ष। मतलब कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। जैसे क्या था, विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितना कहा गया था, 30 वर्ष, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि विधान, जैसे लोकसभा में 25 वर्ष रखा गया है और राज्यसभा में 30 वर्ष, वैसे ही राज्यों में, राज्य विधानमंडल में भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की उम्र संख्या कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा की तरह विधानमंडल के में विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित किया गया। तीसरा क्या है, वह पागल व दिवालिया न हो, मतलब पागल नहीं होना चाहिए और बैंक के द्वारा उसको दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। वह शासकीय सेवा में न हो, अर्थात किसी लाभ के पद पर
कार्यरत न हो तथा संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को क्या करता हो, वो पूर्ण करता। अब विधानसभा का कार्यकाल, राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्य विधानसभा का जो अवधि किया गया है निर्धारण 5 वर्ष, जैसे विधान परिषद का कितना था, 6 वर्ष था, उसी तरह राज्य विधानसभा का कार्यकाल का निर्धारण किया गया है 5 वर्ष। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया तथा इस अवधि को राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल मतलब अनुच्छेद 352 अगर लग गया है, मान लीजिए कोई आक्रमण हो जाता है, चाहे कोई ऐसी आपदा उत्पन्न हो जाती है जिसके अनुसार अनुच्छेद 352 लगाना पड़ता है, राष्ट्रीय आपदा, तो सरकार को 1 साल के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य विधानसभा का विघटन सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी राज्यपाल विधानसभा का क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि सरकार अपना बहुमत खो दी हो या मुख्यमंत्री सरकार को बीच में भी क्या कर सकते हैं, राज्यपाल को कह सकते हैं कि वह सरकार को क्या करे, विधानसभा को भंग कर दे और नए चुनाव की, इससे क्या हो, नए चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन और दूसरी चीज, बिना मुख्यमंत्री के सलाह पर भी अगर राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य की जो संवैधानिक मिशनरी है वह संवैधानिक तरीकों से कार्य नहीं कर रही है, तो वह विधानसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि विधानसभा की कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, कम से कम 2 बैठक तो होनी चाहिए और दोनों के बीच समय अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः विधानसभा में 3 सत्र होते हैं, क्या क्या, पहला होता है बजट सत्र, दूसरा ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। लेकिन अगर किसी कारणवश एक सत्र नहीं होता है तो कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए, कम से कम यह माना गया है, और दोनों के समय अंतराल में 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाए। अगर मान लीजिए कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया है तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, विशेष सत्र का आयोजन कर सकते हैं, विशेष सत्र को बुला सकते हैं। अब विधानसभा का कार्य संचालन के लिए यहां भी क्या कहा गया है, गणपूर्ति जो 1/10 रखा गया है। विधानसभा के कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग तो होनी चाहिए। मतलब जितने सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य क्या होने चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए गणपूर्ति के लिए, तभी विधानसभा में कार्य का संचालन होगा। और मान लीजिए कि जो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो होनी चाहिए वो 10 रखा गया है। किसके लिए, जो खास करके जो छोटे प्रदेश हैं, मान लीजिए जिनमें विधानसभा की संख्या 60 है, जिनमें 40 है, उसमें ये रखा गया है कि कम से कम अगर 10 सदस्य से कम होंगे तो उसका क्या होगा, संचालन, कार्य संचालन नहीं होगा, कम से कम 10 सदस्य होने ही चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से किया जाता है।
सामान्य परंपरा यह है कि विधानसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाए। भाई विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है किसमें, वह विधायकों के द्वारा ही सर्वसम्मति से चुना जाता है, सामान्य बहुमत से चुना जाता है। और यह परंपरा रही है कि विधानसभा का अध्यक्ष जो हो उसका चुनाव किससे हो, सर्वसम्मति से हो। लोकसभा अध्यक्ष के समान ही लोकसभा अध्यक्ष के ही समान विधानसभा अध्यक्ष को भी कुछ शक्तियां प्राप्त है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गरिमायुक्त संवैधानिक पद है, जिसे हम देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद क्या है, गरिमा युक्त है। और इस तरह लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ लोकसभा के प्रति जिम्मेदारियां प्राप्त हैं, उसी तरह विधानसभा के अध्यक्ष को भी कुछ उसके संवैधानिक दायित्व हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल के विशेषाधिकारों का क्या होता है, संरक्षक होता है। मतलब विधानमंडल की जो विशेषाधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है, वो करता है विधानसभा अध्यक्ष। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है तथा कार्यवाही के दौरान शांति और सामंजस्य बनाए रखता है। भाई क्या करता है, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वह विधानमंडल के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। इसके साथ ही वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है उसका, और तथा कार्यवाही के दौरान वह ऐसी व्यवस्था बना के रखता है कि जिससे शांति और सामंजस्य बना रहे। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा अपने पद से हटाया जाए। क्या कर रहे हैं, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है अगर उसको हटाना हो तो जो सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा उनको विधानसभा के उपस्थित जो सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा इसको हटाया। परंतु इस आशय का प्रस्ताव सदन में रखने से 14 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को इस बारे में सूचित करना आवश्यक। मतलब क्या कह रहा है, इससे वही प्रक्रिया अपनाई गई है जो लोकसभा के अध्यक्ष की होती है कि अगर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना हो तो इसकी जानकारी उसको 14 दिन जो भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी विधानसभा के अंदर तो उसके लिए उसको 14 दिन पहले बताना आवश्यक होता है। यदि किसी विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष एवं विपक्ष का मत बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का मत क्या होता है, निर्णायक होता है। मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा विधेयक है या कोई ऐसा वो है, अगर उस पर मतदान होता है और पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाता है, उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का जो मत होता है वो क्या होता है, निर्णायक होता है। वो ऐसे मत का प्रयोग नहीं करता, वह कब करता है कि जब मत दोनों का बराबर हो। परंतु यदि स्वयं विधानसभा अध्यक्ष का पद से हटाने का संकल्प सदन में प्रस्तावित हो तो वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता बल्कि अन्य सदस्यों की सामान्य विधानसभा के सदस्य के रूप में मत देगा। सेम वही चीज है राज्यपाल का, जो इसमें भी यही चीज कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा विधेयक आया है जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष को ही हटाना हो, उस स्थिति में वह उस पे क्या होता है, अपना मत का प्रयोग उस लिए नहीं करता है, लेकिन वो सदस्य के रूप में, क्योंकि विधानसभा का वो क्या होता है, सदस्य होता है, वो सदस्य के रूप में उस पे मतदान कर सकता है। अब विधानसभा की क्या शक्तियां हैं। पहला, विधायी शक्तियां। विधानसभा राज्य सरकार के लिए विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर विधि के निर्माण का अधिकार है।
विधानसभा से विधि निर्माण की प्रक्रिया संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के समान ही है। क्या कह रहा है? जो विधायी शक्तियां हैं विधानसभा की, उसमें कह रहा है कि विधानसभा जो होती है वो राज्य सरकार के लिए विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में वर्णित जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर क्या करती है? विधानसभा कानून बनाती है। विधि बनाने का इनको अधिकार दिया गया है राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। विधानसभा से विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है मतलब क्या है? जैसे संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया है वही सही उसी तरह राज्य विधानसभाओं को भी क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया है, सेम है, दोनों का बराबर ही है। और विधान परिषद और विधान सभा में क्या अंतर है? तुलनात्मक अध्ययन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आजकल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या कि विधान परिषद और विधानसभा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पे किया जाता है। अभी बताए ही थे विधान परिषद का जो वो होता क्या होता है? यह द्वितीय सदन है लेकिन उच्च सदन है। दूसरा, विधान परिषद के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद जो है क्या है? एक अस्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पे नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। वही सेम चीज है जो राज्यसभा में है। क्या कहा है? अभी हम इसको पढ़े भी थे कि विधान परिषद क्या है? एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है, परंतु 1/3 जो इसके सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल पे क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्यों की नियुक्ति होती है, निर्वाचित होते हैं। और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो भी राज्यसभा की तरह 6 वर्ष का। विधान परिषद के सदस्य की संख्या राज्य विधानसभा के कुल संख्या का 1/3 होती है, परंतु 40 से कम नहीं हो सकती। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या कहा गया है वह विधानसभा के जितने सदस्य हैं उसका कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। और मान लीजिए कि 1/3 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कम से कम 40 होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है उसमें 100 रखा गया तो उसमें क्या कहा गया है? 400 है, अगर 1/3 होता तो 100 से ज्यादा हो जाता, लेकिन क्या कहा गया है कि 1/3 सदस्य ही होने चाहिए और न्यूनतम जो होना चाहिए कम से कम 40 होना चाहिए। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। भाई क्या है? क्योंकि यह जनता के द्वारा डायरेक्ट इनका चुनाव होता नहीं है, यह कुछ वर्गों जैसे नगर पालिकाओं, बोर्डों का, शिक्षक संघों का, स्नातकों का क्या करते प्रतिनिधित्व करती है। कुछ इनका जैसे अभी बताए ही इनका 4 तरह से इनका चुनाव होता है। एक तो होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, दूसरा होता है नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों के द्वारा, तीसरा होता है स्नातक के द्वारा, चौथा जो होता है वो होता है माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा और 5वां जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह का चुनाव होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जैसे क्या होता है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी तरह
राज्य विधान परिषद भी जो होती है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वह भी केवल विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो उनको पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। मतलब मंत्रिपरिषद को पदच्युत नहीं किया जा सकता, वह केवल मंत्रिपरिषद के कार्यों की जांच और उसकी आलोचना ही कर सकती है। केवल उनको यहीं तक सीमित रखा गया है। जो प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा की जाती है, क्या कर सकती है? आलोचना कर सकती है इसके द्वारा। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। क्या कर रहा है? पहली चीज ये कर रहा है कि धन विधेयक जो होता है वो कहाँ किया जाता है? राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है प्रस्तावित, वह विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दूसरा चीज कि यह केवल कम से कम 14 दिन से ज्यादा वो अपने पास धन विधेयक को नहीं रख सकती है। दूसरा चीज कह रहा है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, या राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जिसमें राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। अब हम देखेंगे विधानसभा। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है। विधानसभा जो होता है वो राज्य विधानमंडल का क्या है? निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति के द्वारा किया जाता है। क्या कर रहा है? विधानसभा जो होती है वो विधानमंडल का निम्न सदन होता है। और दूसरा कि विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है और पूर्ण व्यक्ति मताधिकार पे होता है तथा साधारण बहुमत के द्वारा। मतलब क्या कि इनका जो चुनाव होता है सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष होता है। परंतु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। अभी कई बार इसको हम बता चुके हैं। विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो अधिकतम क्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन अपवाद के रूप में गोवा और मिजोरम और सिक्किम तथा पांडिचेरी में क्या है? अपवाद में गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुडुचेरी में 30। ये अपवाद में रखा गया है। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। विधानसभा राज्य की समस्त जनता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अभी हमने बताया ही कि जो मंत्रिपरिषद जो होता है वह किसके प्रति जिम्मेदारी होता है? वह होता है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार। विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है। मतलब विधानसभा को यह शक्ति दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद के खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, इस्तीफा देना पड़ता है। धन विधेयक जो होता है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है वह केवल कहाँ पे?
विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका भी निर्धारण कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं? गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वे भाग लेते हैं। अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। विधानसभा में निर्माण के लिए 3 वाचन का प्रयोग किया जाता है। विधानसभा के निर्माण के लिए 3 वाचन का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या है? प्रथम वाचन है, किसी विधेयक को विधानसभा अथवा विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है और सदन के सदस्यों के समर्थन के बाद इसे सरकारी बजट में प्रकाशित किया जाए। दूसरा, विधि निर्माण में द्वितीय वाचन का सर्वाधिक महत्व होता है, जिसमें विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है और सदन में सहमति के बाद इसे प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है। भाई क्या है? प्रथम वाचन में क्या करना है? किसी विधेयक को विधानसभा या विधान परिषद दोनों में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और सदन के सदस्यों के समर्थन के बाद इसे सरकारी बजट में प्रकाशित किया जाता है, गजट में, सरकारी गजट में। और विधि निर्माण में द्वितीय वाचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या होता है? जिसमें विधेयक पर क्या किया जाता है? विस्तार से चर्चा की जाती है और सदन में सहमति के बाद इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाता है। विधि निर्माण की अंतिम प्रक्रिया अर्थात तृतीय वाचन में विधेयक को सदन के द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति, विधानसभा की वित्तीय शक्ति। विधायिका राज्य की कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है। राज्य में धन विधेयक पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं तथा राज्य का बजट विधानसभा के द्वारा ही क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। विधायिका जो होती है वो राज्य की कार्यपालिका पर क्या करती है? वित्तीय नियंत्रण रखती है, मतलब वित्त का जो निर्धारण होता है वो विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। और जो धन विधेयक होता है वह सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्य का बजट भी विधानसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। अब संविधान संशोधन के संबंध में क्या शक्ति दी गई है? संविधान संशोधन के संबंध में शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के किसी भी प्रस्ताव को प्रारंभ करने की शक्ति संसद को है, राज्य विधानसभा को नहीं। परंतु ऐसे संविधान संशोधन जो संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं उन पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने से पहले आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा अगर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव आरंभ करना किसके शक्ति है? यह राज्यों की शक्ति नहीं है, संसद को दिया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय है जो क्या कर रहा है? संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहा है, तो उस पर क्या होगा? राष्ट्रपति की अनुमति देने से पहले आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है। जैसे अभी कहाँ पे नीति आयोग का जो गठन किया गया, नीति आयोग में क्या था? आज की भारत की संघीय ढांचे पर इसका असर न हो, इसीलिए आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन आवश्यक था। या किसी न्यायालय या किसी संस्थान का नाम परिवर्तन करना हो, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे अभी मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बंगाल का नाम बदला गया, उड़ीसा का नाम बदला गया, इससे संघीय ढांचा प्रभावित न हो, इसमें भी क्या किया जाता है? क्या किया गया कि आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन पहले लिया गया, तब इनके नाम में परिवर्तन। अब निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति।
विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, भाग लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। क्या कह रहा है, संविधान का 17वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया, उसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। इस तरह हम आज का क्लास अब यही समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। इसलिए दोस्त, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, उसके माध्यम से आप जरूर एडमिशन लीजिए, जिससे आपका और हमारा साथ लंबा चल सके। इसी के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।